अभी सरकार का सर आपने जिक्र किया, सरकार ने अभी चिट्टा मुक्त अभियान शुरू किया है हिमाचल में कि प्रदेश को पूरी तरह से नशा मुक्त घोषित किया जाए। अभी 2-3 दिन पहले ही सरकार ने प्रदेश के 11 पुलिसकर्मियों को निष्कासित कर दिया, उनको टर्मिनेट कर दिया उनकी जॉब से, क्योंकि वो चिट्टा सप्लाई करते थे। आम लोगों का यहाँ पे सर भरोसा कम हो रहा है। आम लोग ये कंफ्यूज हो रहे हैं सोच के कि चोर कौन है, चौकीदार कौन है। सही है। एक तरफ से तो सरकार का जो ये प्रयास है चिट्टा मुक्त अभियान को लेकर के, हम इसकी सराहना भी करते हैं। इसलिए करते हैं कि ये जो चिट्टे को लेकर के खासतौर पर इस समय समाज में स्टिग्मा की स्थिति बनी है और लोगों का डिनाइल भी लोगों को खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। क्योंकि हमारा मानना ये है कि ये जब नशे का व्यापार का पक्ष हम देखते हैं, तस्करी का पक्ष देखते हैं, वो एक अपराध है और गंभीर अपराध है। उसके लिए कानून है, एनडीपीएस एक्ट जो 1985 1985 का कानून बहुत सख्त कानून है। तो उसकी दिशा में जो प्रयास हो रहे हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। और जो ये व्यक्ति इसमें जो एडिक्शन में आ गया, कहीं ना कहीं एडिक्ट हो गया, उसको एक बीमारी की स्थिति में देखने की जरूरत है। वो एक बीमारी है, एडिक्शन इज ए डिजीज। तो उस रूप में तो सरकार का जो प्रयास है ये इंपॉर्टेंट है और इसने एक ऐसा माहौल प्रदेश के अंदर बना दिया है कि लोग इस पे अब खुल के बात करने लगे हैं। लेकिन साथ ही जो चिंता वाली बात आपने अगली कही, जो ऐसे लोग इसमें संलिप्त पाए जा रहे हैं, केवल मात्र पुलिस डिपार्टमेंट ही नहीं, इसमें और भी डिपार्टमेंट, आज के डेट में तो कोई महकमा शायद ही ऐसा बचा हो जहां से कहीं ना कहीं ऐसे केसेस सामने ना आ रहे हों कि वो इसमें संलिप्त है। इसके पीछे कारण क्या है सर? मतलब जब पता है जितने आला अधिकारी हमारे बैठे हुए हैं, बड़ी पोस्ट पे वो बैठे हुए हैं, तो क्या पैसा शॉर्टकट कमाने का तरीका है? हो सकता है पैसा भी एक इसमें, क्योंकि शुरू में जो हम इसको देखते थे एक महंगा नशा है और इवन की अभी जो एक अनुमान है वो भी कि 1 ग्राम चिट्टा लगभग 8 से 10 हज़ार रुपए का उसकी कीमत है। तो अपने आप में महंगा नशा भी है। और शुरुआती दौर में ज़्यादातर जो इसमें बच्चे संलिप्त पाए गए वो जो ज़्यादा जिनके पास खर्चा उपलब्ध है या अमीर घरों के बच्चे या जो जिनके पास अवेलेबिलिटी इसकी पैसों की है, तो उस रूप में देखा गया। लेकिन जब से इसमें मिलावट होना शुरू हुआ, जब से इसको सिंथेटिक ड्रग्स में बहुत सारा जो कंटेमिनेशन हुआ, उसकी वजह से आज तो इसकी डोज सस्ती भी बनाई गई है ताकि वो उसकी अवेलेबिलिटी जो है ज़्यादा बढ़ाई जाए, वो भी है। और जो ये अधिकारी या जो इस रूप में जो लोग फंस रहे हैं इसमें, उसमें लगता है कि ठीक है पैसा उसमें एक कारण इसमें हो सकता है, क्योंकि उसके लिए कहीं जो सस्ती कमाई या जल्दी आसानी से पैसा आने वाला उस दिशा में हो सकता है। लेकिन उसके अलावा कहीं ना कहीं जो एडिक्शन की जो इसमें चेन है वो भी बढ़ती जा रही है, उनको भी एक इसमें कहीं ना कहीं चाहिए। और इसलिए ये जो चेन सिस्टम है इसका, वो अपने आप में बड़ी गंभीर समस्या के रूप इसको ले रहा है और उसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार के प्रयास इस दिशा में जो चेन ब्रेक करने के लिए है, और उसमें के अंदर भी खास तौर पर जो बड़ी मछलियाँ जिनको बोलते हैं, जो बड़े सप्लायर्स हैं, हालांकि अभी वो बहुत कम चिन्हित हो रहे हैं, बहुत कम सामने आ रहे हैं, जब तक उनके ऊपर शिकंजा नहीं कसा जाएगा, जब तक उनको सामने नहीं लाया जाएगा और उनके क्या लिंक्स हैं, क्या उनके कनेक्शंस हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस क्या है उनकी, उस पर कहीं ना कहीं प्रयास करने की आवश्यकता है। और ये सरकार कर सकती है अगर विल पावर हो। और सरकार के अंदर अभी हमें माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में तो ये दिख रहा है, उनके नेतृत्व में जो उनका पैशन बन गया है। काश ये पैशन जो है वो पूरे सरकार का, पूरे सिस्टम का आगे बने, तो डेफिनेटली इसमें बहुत जल्दी रोक लगाई जा सकती है, ऐसा हमारा मानना है जी। अभी हिमाचल में, खासकर अपर हिमाचल में, सोलन शिमला साइड में कई ड्रग्स के ऐसे केसेस आए हैं जिसमें फैमिली मेम्बर्स ही इन्वॉल्व थे। सवाल सर यहाँ पे ये है कि क्या लोग बदनामी की डर से भी चुप रहते हैं, और ये जो चुप्पी है ये कितनी खतरनाक है? समाज के लिए तो बहुत खतरनाक है अपने आप में। लेकिन क्योंकि जब समाज में स्टिग्मा है इस चीज़ का, तो डिनाइल वो डेफिनेटली उसका एक सामने कारण दिखता है। क्योंकि स्टिग्मा की वजह से कि कोई परिवार बदनाम ना हो, रिश्ते नाते बदनाम ना हो, तो वो एक डिनाइल मोड में परिवार इसमें जाता है। लेकिन परिवार को अभी उसकी जो सही जागरूकता होनी चाहिए कि इसको हम नशे को केवल मात्र एक अपराध के रूप में देख रहे हैं, जो खास तौर पर जो प्राइमरी एडिक्शन है, जो शुरुआती दौर में एडिक्शन जो हो रहे हैं, तो उसे केवल अपराध की श्रेणी में देखना चाहिए, या उसको हमें एडिक्शन को बीमारी के रूप में देखना चाहिए कि बीमारी है अपने आप में। जब वो बच्चा ले रहा है, जब वो 2-3 बार लेने के बाद जब उसकी डिमांड बढ़ रही है, तो उसकी डिमांड, वो एडिक्शन एक बीमारी का रूप ले लेती है। और उसके लिए ट्रीटमेंट की जो सेवाएं हैं, इलाज का जो हमारा तंत्र है, अब जो रिहैब सेंटर्स हैं वो अपने आप में महंगे हैं, उसमें आम आदमी का बच्चा जाना मुश्किल है, वो आसानी से नहीं भेजते उसमें। इसलिए वो कहीं ना कहीं दाएं बाएं कुछ ऐसे और चुपचाप से अपने घर के अंदर ही बिना बताए हुए, बहुत माँ बाप आज ऐसे भी हैं जो बाहर से प्रोवाइड करते हुए अपने बच्चों को नशा ला करके दे रहे हैं। ऐसी भी स्थितियां हैं। हमारा भी कुछ ऐसे परिवारों के साथ
लिंकेजेज हुआ है। पिछले 6-8 महीनों में ऐसे परिवार हमारे कांटेक्ट में आए हैं जो अपने आप को खुले रूप में एक्सपोज कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अब हमारा बच्चा तो कहीं ना कहीं एडिक्शन में आ गया है, लेकिन अगर हम अपने संदेश से, अपने अनुभवों से कुछ बच्चे बचा पाएँ समाज के अंदर, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है उन लोगों का। हम उनका बड़ा स्वागत करते हैं और उनके माध्यम से हम कुछ ऐसे सेशंस भी कर रहे हैं, सत्र भी कर रहे हैं कि जो एडिक्शन को बचाने वाली जो चीज़ें हैं कि कैसे बच्चे को उसमें बचाया जाए और इसको बीमारी के रूप में देखते हुए कैसे इसका इलाज कराया जाए, तो वो भी एक प्रयास अभी इसमें चल रहा है जो प्रभावित परिवार है उनके साथ मिलते हुए। हिमाचल सरकार सत्ता परिवर्तन के एक नारे के साथ प्रदेश की जनता की सेवा कर रही है। यूथ की यहाँ पे सर बात है। अनएम्प्लॉयमेंट में हमारा हिमाचल बहुत अच्छी उसकी स्थिति नहीं है। आई थिंक दूसरे या तीसरे नंबर पे वो है अनएम्प्लॉयमेंट के मामले पर। तो क्या ये भी एक वजह है कि बच्चा डिप्रेस्ड है, अकेला है, अनएम्प्लॉयड है, तभी वो नशे की तरफ जा रहा है? जी, सही कहा आपने। अनएम्प्लॉयमेंट भी एक इसका रीज़न है, क्योंकि जो आज बड़े स्तर पे मार्केट के अंदर जो बेरोज़गारी है, तो नौजवान देखता है कि कहाँ से मुझे आसानी से बहुत बिना मेहनत किए, बिना मुशक्क़त किए कहाँ से पैसा आ सकता है, तो वो एक झुकाव उसका एक पक्ष है। लेकिन दूसरा हमारे कहीं ना कहीं समाज का भी एक है कि जो समाज के अंदर हमारी मान्यताएँ हैं, समाज में जो हमारी सेंक्शंस हैं, हमारी संस्कृति का भी एक इसमें हिस्सा एक है। जो हम त्यौहार मनाते हैं, जो हम रिचुअल्स बनाते हैं, कहीं ना कहीं वो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो सोशल सैंक्शन देते हैं। हमारे चुनाव है, चुनाव आते हैं तो उसमें नशे का बहुत बड़े पैमाने पे खुला उपयोग होता है, बिना पैसे का सस्ता नशा मिलता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये फैक्टर्स हैं जो आगे जा करके उस नशे को एक बड़ी समस्या में क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। तो इसलिए हमें इसको एक बड़ी सामाजिक चुनौती के रूप में देखना चाहिए, बड़ी सांस्कृतिक समस्या के रूप में देखना चाहिए। और जहाँ तक इसमें नौजवान फंसता जा रहा है, वो अपने सस्ते साधन ढूंढने के लिए, अपने पैसा जनरेट करने के लिए, डेली खर्चा चलाने के लिए। लेकिन आज उस नौजवान की एक जो मेंटलिटी, माइंडसेट में जो चेंज आया है, जो हमें बहुत गंभीर लक्षण दिखता है, बहुत गंभीर खतरा भी दिखता है आने वाले समय के लिए, कि उसका जीने का जो मकसद है वो उसके मायने बिगड़ गए हैं। उसके मायने नहीं रह गए कि जितने समय जीना है, चिल करके जीना है, फन करके जीना है, मजे के लिए जीना है। वो वाला जो पक्ष है वो आई थिंक समाज के लिए कोई हेल्दी साइन नहीं है। उस पर चिंता करनी होगी। हमारे जो अथॉरिटीज़ है, हमारी सरकारें हैं, हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, समाज के निर्माता हैं, तो इस पक्ष पे जरूर उस पर कोशिश करने की आवश्यकता है। जी, हमारे हिमाचल के लोग सर बड़े सीधे साधे थे। अगर आज से 50-60 साल पहले का इतिहास जितना मुझे याद है, हमारे बुजुर्गों से मुझे सुनने को मिला है, वो यही कहते थे कि जी हम घर में ही हुक्का बनाते थे, उसका कोई ऐसा नुकसान नहीं था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, हिमाचल का विस्तार हुआ, सुविधाएं हमारे आसपास आई, नशा भी बहुत ज़्यादा बढ़ा। आखिर ये हमारे हिमाचल में नशे की सेंधमारी हुई कहाँ से? वो रीज़न डेफिनेटली बने, लेकिन इसके लिए एक मैं ये भी कहूँगा कि जो हमारी जो पॉपुलेशन का जो कंसेप्ट आया कि 1 या 2 बच्चा, अब 1 या 2 बच्चे हैं, उनकी परवरिश कैसे हम कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को ना करना नहीं सीखा है। रिसोर्सेज उनको शुरू से इसलिए प्रोवाइड किए जाते रहे कि 1-2 बच्चा है, इसमें क्या इसको यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो ये वो जो परवरिश वाले जो पहलू हैं, वो भी यहाँ पर दर्ज करने वाली बात है कि हमारी जो पैम्परिंग बच्चे की शुरू से होती है, और वो जब 20-22 साल का बच्चा होता है तब बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। वो तो बच्चा 1.5 साल 2 साल में जब वो मुँह हिलाना शुरू करता है, हाथ पाँव हिलाना शुरू करता है, तब से लेकर के उसकी जो ऑब्जर्वेशन है हमारे पेरेंटिंग की, जो माँ बाप की जो ऑब्जर्वेशन है कि मेरे बच्चे में किस तरह के चेंजेस, किस तरह के बदलाव, चाहे वो जो साइकोलॉजिकल चेंजेस है, चाहे वो जो फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, शरीर के अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, उन सब की अगर माइक्रो लेवल पे हम ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे हैं, तो वो बच्चे का जो माइंड सेट है, क्योंकि वो तो जो इस उम्र में जो एडोलसेंट एज है उसकी, जब वो उसमें प्रवेश करता है तो एडवेंचर करने की होती है। हर बच्चा अपनी लाइफ में अच्छा करना चाहता है, कोई बच्चा एडिक्शन को अपनाना नहीं चाहता, ये सर्वथा सच्चाई है। लेकिन अल्टीमेटली से कौन से रीजन बन जाते हैं, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं जो हमारी पेरेंटिंग साइड बहुत बड़ी एक अपने आप में उसमें जो रोल प्ले करती है, और पीयर ग्रुप तो फिर डेफिनेटली है कि पीयर का जो आपस में उनका इंटरेक्शन है, एक तरह की नॉलेज है, एक तरह का एनवायरमेंट है उनका, वो भी इसके लिए कहीं ना कहीं दबाव डालने या उसको एक उसको प्रेरित करने के लिए। तो अब उसमें अल्टीमेटली वही बात आती है कि पेरेंटिंग फिर उसको कैसे डील कर रहे हैं। जो हमारे टीचिंग जो कम्युनिटी है, जहाँ पर बच्चा एजुकेशन ले रहा है, वहाँ पर कैसी हम उसके साथ डीलिंग कर रहे हैं। तो उसका जो अधिकतर समय है वह या तो वो स्कूल के अंदर बीत रहा है, या एजुकेशन के अंदर बीत रहा है, या परिवार के अंदर बीत रहा है। तो वहाँ पर इन वैल्यूज़ को हम किस रूप में देखते हैं, ये भी अपने आप में एक, मुझे लगता है कि एक कारण इसके लिए है जो करना चाहिए।
आपके अनुभव में नशा छुड़ाने में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? परिवार का, समाज का या फिर इच्छा शक्ति का? ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तीनों चीज़ें। लेकिन अगर इसमें से एक चीज़ मार्क करना मैं चाहूँ तो अभी 1.5 साल के अनुभव के बाद हमें ये लगता है कि फैमिली इज़ द बेसिक यूनिट। परिवार हमारी ऐसी कड़ी है जो बच्चे को नशे में जाने की और भी प्रेरित करती है, और अगर नशे में बच्चा पड़ गया है उससे बाहर निकालने के लिए भी वो परिवार का सपोर्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट आता है। तो ऐसा लगता है कि परिवार बुनियादी इकाई है और सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी इस नशे के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर वहाँ पर कुछ मजबूतियाँ हमारी हो जाएं, जैसे हमने कुछ प्रयास किए हैं अभी, ये जो एक उसमें परिवार के अंदर भी, क्योंकि माँ की भूमिका थोड़ी अलग से नजर आती है, वो तो माँ की अगर ऑब्जर्वेशन की जो स्किल है उसको अगर एम्पावर हम किया जाए और डिसीजन मेकिंग की जो स्किल है उसको बढ़ाया जाए, तो कहीं ना कहीं वो बच्चे में वो लक्षणों को पहचानना शुरू कर देती है, उसको देख सकती है और फिर डिसीजन ले सकती है कि हमारे बच्चों को किस रूप में कब काउंसलिंग की आवश्यकता है, कब उनको जो है वो डी एडिक्शन या कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, तो राइट समय पे वो डिसीजन लेने में कामयाब हो सकती है। लेकिन अभी जो ये माँ का जो माँ मतलब कि MAA मदर्स अगेंस्ट एडिक्शन, तो ये माँ का जब तक अभियान का रूप नहीं लेगा, और माँ क्योंकि उसकी ममता अपने आप में है और वही शायद सबसे बड़ी बाधा भी इसमें बन जाती है, क्योंकि अपने बच्चे में कोई विकार या कोई कमी नहीं देखना चाहती है। तो अगर इसकी ये दो तरह की स्किल का जो है वो एम्पावरमेंट हो जाती है, उसको हम बढ़ाने में प्रयास करते हैं, मदद करते हैं, तो शायद वो बच्चों में इन चीज़ों को पहचान पाएगी और शुरू से इसको टैकल करने में एक बड़ी मदद भूमिका निभा सकती है। नो डाउट कि समाज है, लेकिन समाज का फिर नज़रिया, अगर उसमें स्टिग्मा रहेगा समाज के अंदर, तो वो अगर बच्चा सुधरना भी चाहेगा समाज उसको नहीं सुधरने देगा। तो इसलिए समाज को भी एक आगे आने की आवश्यकता है, और एक जो इच्छा शक्ति है वो डेफिनेटली इन दोनों चीज़ों से डेवलप होगी। बच्चे की इच्छा शक्ति होगी वो जब उसकी सही गाइडेंस, सही ओरिएंटेशन, सही उसकी जो स्कूलिंग है या उसकी जो भी हम मेंटल मेकिंग का जो प्रयास करते हैं वो होगी, और समाज उसको जो है वो स्टिग्मा से बाहर होकर के देखेगा, सपोर्टिव वे में देखेगा, तो डेफिनेटली वो उससे बाहर निकलने का प्रयास उसमें डेफिनेटली आएगा वो। जी, हिमाचल फोरम अगेंस्ट ड्रग अब्यूज, इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, ये भी एक प्रयास हुआ था 2025 में 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के ऊपर हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति ने इसका प्रयास किया था, और हमारे जो इसकी टेक्निकल हमारा पार्टनर है गुंजन ऑर्गेनाइजेशन, हमने मिलकर के एक ऐसा एक प्रयास किया था, सोच बनाई थी कि क्यों ना ये, क्योंकि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं है, एक संस्था का काम नहीं है, एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है, इवन कि सरकार के भी अकेले के करने का काम नहीं है, तो इसमें मिले जुले प्रयास होने जरूरी है। तो एक समझ ऐसी बनी थी कि हम सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ये जो ऑल प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे, इन सारे प्लेटफॉर्म्स को एक मंच पे लाने की कोशिश करनी होगी, और तभी एक ऐसा मंच बनाया था जिसका नाम हिमाचल फोरम अगेंस्ट ड्रग अब्यूज, हफाड़ा के नाम से बनाया। और इसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हमारे दीपक सानंद जी हैं, उनको हमने रिक्वेस्ट किया कि इसकी कमान संभालें, और टेक्निकल पार्टनर के रूप में गुंजन संस्था और ऑर्गेनाइजेशनल पार्टनर के रूप में हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति इसका जो कोर है। लेकिन इसमें 57 ऑर्गेनाइजेशन, 7 अप्रैल 2025 को शुरुआत हुई थी 31 ऑर्गेनाइजेशनों से, लेकिन आज इसमें 57 ऑर्गेनाइजेशन जुड़ चुकी हैं, और अभी और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इच्छुक हैं इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनने के लिए, और हम स्वागत भी कर रहे हैं, सभी का स्वागत कर रहे हैं, चाहे किसी विचार, किसी सोच के साथ जुड़ी है, इस नशे को लेकर के जिनका पैशन है, जो इस पे कुछ प्रयास करना चाहते हैं, और इसको एक जो इसका तस्करी वाला रूप है उसको अपराध के रूप में, और उसके लिए गंभीर जो है उसके लिए स्ट्रिंजेंट एक्शन उसमें होने चाहिए। लेकिन जो एडिक्शन है, एडिक्शन को एक बीमारी के रूप में देखने का जो प्रयास इसमें कर रहे हैं, उनको मैं एक मंच पे लाना और उस प्रयास को आगे बढ़ाना है। तो इसी दिशा में ये सारा जो प्रयास है वो चल रहा है। तो अगर कोई युवा नशे में फंसा है तो सबसे पहले उसके लिए क्या है, सज़ा ज़रूरी है या उसके लिए सहारा ज़रूरी है? जो फंस गया है उसके लिए तो सहारा सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो फंस गया है, और अब देखना ये है कि वो किस स्टेज में है, क्या प्राइमरी स्टेज पे है, क्या वो सेकेंडरी में जा चुका है, और वो थर्ड स्टेज में है, उसकी पहचान किस समय हो रही है। बावजूद इसके भी जहां भी वो एडिक्शन की स्टेज में आ रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले परिवार के अंदर भी माँ का, और उसके साथ साथ जो हमारा समाज है उसका जो स्वरूप है, उसका जो रुख है, उसका जो एटीट्यूड है, वो किस रूप में सामने आए, ताकि उन बच्चों को एक सहारा देते हुए, उनको पॉजिटिव एक जो नज़रिया है वो देते हुए, और कहीं ना कहीं वो फिर एक सोच बन जाती है यूथ के अंदर भी बाहर निकलने के लिए। क्योंकि कोई भी बच्चा जो है वो गंभीर एडिक्शन में जाना नहीं चाहता है, लेकिन वो अल्टीमेटली फिर उसका जो दिमाग का गेम है वो उसको ले जाता है। तो इसलिए इसको हमें थोड़ा जो एक सपोर्ट सिस्टम है उसको क्रिएट करने की ज़रूरत है, और उसको देने की जरूरत है, ताकि वो बच्चे को बाहर निकाल पाएं। ड्रग अब्यूज़ के अगेंस्ट जो कानून बने हैं, लॉ बने हैं, उनमें कोई सुधार आप देखते हैं? ये सवाल सर इसलिए है क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही अधिवक्ता
अंकुश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े थे, इसी विषय पर उनसे थोड़ी सी बात हुई तो उन्होंने मुझे एक मेरे सवाल पे जवाब दिया कि अनिल जी कोई ड्रग पेडलर है, किसी के पास चिट्टा पकड़ा गया तो क्या है कि सरकार उसको पहले ट्रायल पे रखती है, उसके बाद वकील भी उनको सरकारी फ्री मुहैया करवाती है। तो क्या ये सब चुनौतियाँ भी आप जैसी एनजीओज़ के सामने हैं कि अगर ये सब चलता रहा तो नशा कैसे ख़त्म होगा? क्योंकि जिसके पास पकड़ा गया उसको पता है जी सरकार तो मुझे वकील मुहैया करवा ही देगी। कुछ बदलाव चाहते हैं आप इसमें? हालांकि इस दिशा में भी सरकार का प्रयास अभी चल रहा है इस दिशा में। और अभी जो हिमाचल प्रदेश के अंदर मार्च महीने में जब विधानसभा हमारी हुई थी तो प्रदेश के लिए कुछ अलग से प्रोविजन कानून के अंदर भी लाए थे। और उसका भी यही है कि जो इसमें एक लेवल की क्वांटिटी से ऊपर, जो 5 ग्राम से ऊपर के जो है उनके लिए काफ़ी स्ट्रिंजेंट जो एक्शन है वो लिए जाएंगे, कानून की सजा भी सख्ती इसमें की जाएगी। और जो कम जो क्वांटिटी वाले हैं उनको फिर उसी रूप में कि वो एडिक्शन को जो डिजीज के रूप में देखते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए प्रयास किए जाएंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि अभी जो कानून के जो इसमें जो हम एनडीपीएस एक्ट का भी देखते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें भी हैं, बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो उसको बाहर निकालने के लिए, छुड़ाने के लिए, इवन के भी जो पिछले कुछ महीने पहले हम देखते हैं कि कुछ मिडिल लेवल के जो सप्लायर्स हैं, पेडलर्स हैं, वो भी इसमें पकड़े गए थे। उनमें से भी कई इस समय बेल पे या बाहर निकल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इस जो हमारी कानून के तंत्र की जो प्रक्रिया है पूरी की पूरी, इसको भी रीत लुक करने की आवश्यकता है। और इसमें जो प्रावधान हो सकते हैं कि कैसे ये सख्त कानून हमारा हो। और उसमें क्योंकि जब तक हम बड़े सप्लायर को नहीं पकड़ते हैं तो छोटे वाले मैनेज कहीं ना कहीं कर लेते हैं। और वो इसलिए भी है कि उसके लिए जो आपका युवा फंस गया है तो अब कानून के दोनों पक्ष हैं, जो वकील है वो पक्ष उसको बचाने के लिए पूरा प्रयास करेगा और जो फंस गए हैं वो पैसा देने के लिए भी तैयार है। तो कानूनी लड़ाई तो इस रूप में है। इसलिए हम कहते हैं कि ये अपने आप में कानूनी लड़ाई अंतिम लड़ाई नहीं है, ये एक ऐसा पक्ष है जो सप्लाई चेन को ब्रेक करने में भूमिका निभाएगा और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लेकिन ज़्यादा रोल इसमें है जो समाज का है कि समाज इसको किस रूप में देखे ताकि उसको पनपने ना दे, उसको बढ़ावा जो ना मिले और शुरू में उसको चेक किया जाए। जो प्राइमरी प्रिवेंशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रूप से हमें करने की आवश्यकता है। समाज कभी नशा मुक्त घोषित होगा सर? अब ये थोड़ा आपने सवाल बड़ा तेज़ा सा सवाल किया है। ऐसी परिकल्पना की जा सकती है और हम क्योंकि आशावादी लोग हैं, ज्ञान विज्ञान समिति हमेशा आशावाद में जीती आई है, काम करती आई है, हमें ऐसा लगता है कि जरूर ऐसा होगा। लेकिन इसके लिए कुछ चीज़ें मैंडेटरी होगी, जिसमें सबसे पहली है राजनीतिक इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल। अगर पॉलिटिकल विल होगी तो डेफिनेटली बहुत चीज़ें हमने साक्षरता अभियान में देखा है। और उसके साथ अगर हम दूसरा देखें जो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है वो भी उसी रूप में डेफिनेटली पॉलिटिकल विल का हिस्सा है। और जो पॉलिटिकल विल होगी तो वो भी जनरेट हो जाएगी। और तीसरा है जो वॉलंटरी स्पिरिट है, जो लोगों का जो इसमें स्वयंसेवी रूप से लोग इसमें आगे आए, सामाजिक समस्या मान करके आगे आए, तो ऐसे एफर्ट हमें करने पड़ेंगे इसके लिए। और इन तीनों का जो मेल जोल है वो डेफिनेटली बड़ी समस्याओं से राहत देने के लिए हो सकता है। तो ऐसी उम्मीद है, ऐसा लगता है नशे से बाहर आ सकते हैं। सवाल है कि हम इस सिस्टम के अंदर किस तरह का हस्तक्षेप कर रहे हैं। लेकिन अपने आप में चुनौती इसलिए यहाँ दिखती है कि ये एक बड़े बिजनेस का, बड़े व्यापार का भी हिस्सा है। जी, कोई युवा या कोई भी कैटेगरी का इंसान नशे के जाल में फंस चुका है, आपकी ये बातें सुन रहा है, क्या मैसेज है आपका उनके लिए? देखिए, नौजवानों को तो हम ये संदेश देना चाहते हैं कि पहली बात तो ये कि आप इस तरह के जो ये बहुत खतरनाक नशे आज की डेट में सिंथेटिक ड्रग्स के रूप में हो गए, जो आपको 1, 2, 3 बार लेने से ही एडिक्ट कर रहे हैं, इसको तो ना करना सीखना पड़ेगा, ना उसको बोलें। और ये जो सफ़ेद रंग का जो पाउडर है, इस नाम का जो जहर है, उसको किसी भी रूप में लेने के लिए आप उसके लिए प्रेरित ना हो। और साथ में जो हमारा सोशल सर्कल है, अपने ड्रीम्स को आप जिएं, उसको आप आगे बढ़ाएं। जो आपकी स्किल्स है उस पर आप खेलें। आप जो मैकेनिकल या जो सोसाइटी के द्वारा जो माइंडसेट आपका चेंज किया जा रहा है, आप उस पर ना जाते हुए अपने स्किल्स को आगे बढ़ाएं, अपने ड्रीम्स को आगे बढ़ाएं। और वो डेफिनेटली चाहे आपका जो भी लाइफ का ड्रीम है उस पर अगर आप चलेंगे तो नशा कहीं ना कहीं दूर रहेगा। जी सर, हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति बहुत अच्छा काम कर रही है, स्पेशली नशे को लेके। और अभी इसी महीने के एंड तक वेब सीरीज़ भी लॉन्च होने वाली है, द वाइट ट्रूथ। उसके लिए ऑल द बेस्ट। एक अच्छा मैसेज मानव समाज में जाए। और आज आपने बड़ी सारी बातें बताई नशे को लेके, उसकी अवेयरनेस को लेके, यूथ को हमारे मैसेज दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति के स्टेट सेक्रेटरी सत्यवान पुंडीर जी ने
हिमाचल प्रदेश में फैल रहे चिट्टे को लेकर बहुत सारी बातें बताई और हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति की ओर से वेब सीरीज़ का लॉन्च किया जा रहा है द वाइट ट्रूथ करके। ज़रूर आप इस वेब सीरीज़ को देखिए। 25 जनवरी के बाद ये सीरीज़ यूट्यूब पर ऑफिशियल होने वाली है, ज़रूर देखिए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।